हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आपको हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक इंटरनल ऑडिट का जब इंटरव्यू देने जाएं, स्पेशली बिग फोर में या किसी कंसल्टिंग फर्म में, तो किस तरह के आंसर्स देने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और उस वीडियो में ही मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में बात की थी कि आप इंटरनल ऑडिटर अगर बनने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी की टर्म्स होती हैं, इंटरनल ऑडिट की वोकैबुलरी होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है, हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि इनका प्रैक्टिकल यूज़ कैसा होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टर्म से, जिसका नाम है मेकर चेकर। सो फ्रेंड्स, मेकर चेकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टर्म्स इन आईए वोकैबुलरी। इसको 4 आइज प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि कोई भी एक काम जो हो रहा है उसको करने वाले 2 लोग होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स फॉर इट्स कंप्लीशन। सो एक पर्सन उसको बनाता है, उस काम को करता है, और दूसरा बंदा उस काम को रिव्यू करता है। तो अगर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसके चांसेस बहुत घट जाते हैं कि उस पूरी एक्टिविटी में कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि एक पर्सन देख रहा है। और नेग्लिजेंस भी घट जाता है, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे काम को कोई देखने वाला है तो मैं ऑब्वियसली उस काम को और ज़्यादा सिंसियरली करूँगा। तो मेकर चेकर आपका एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव कंट्रोल है जिसको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। इस स्क्रीन पे आप मेकर चेकर के साथ एक और टर्म देख रहे होंगे जो हाईलाइट की हुई है, जिसका नाम है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ही है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसओडी बोलते हैं। इस कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि कोई भी एक पर्सन एंड टू एंड किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं करने वाला होना चाहिए। देयर मस्ट बी मोर देन 1 इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग दैट टास्क, सो दैट कोई भी व्यक्ति या तो गलती ना करे, और दूसरा ये फ्रॉड अवॉइड करने में भी एक बहुत ही मेजर आपका रोल प्ले करता है। तो जब भी आप एक इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी एंड टू एंड एक पर्सन कर रहा है, लेट्स से प्रोडक्शन से जो स्क्रैप जनरेट होता है, उस स्क्रैप की वेमेंट, उस स्क्रैप की सेल्स भी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वही पर्सन मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर मैंने मान लीजिए एक आइटम को स्क्रैप डिक्लेयर किया है, हो सकता है वो गुड्स बिल्कुल सही हों, बट उनको मैंने स्क्रैप डिक्लेयर किया, स्क्रैप डिक्लेयर करने के बाद वो गुड्स बेच दिए गए, तो उसके बेचने का भी मेरे पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ गए। या फिर अगर वेंडर मास्टर के अंदर मैं बैंक अकाउंट वेंडर का मैं ही डाल रहा हूँ और पेमेंट भी मैं ही प्रोसेस कर रहा हूँ, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ये आमतौर पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट होता है, जहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। तो इन बिजनेस द सेपरेशन बाय शेयरिंग मोर देन 1 इंडिविजुअल इन 1 सिंगल टास्क इज इंटरनल कंट्रोल इंटेंडेड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। तो अभी अगला टर्म स्क्रीन पे जो हाईलाइटेड है वो इंटरनल कंट्रोल। तो हमारी अगली टर्म जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो भी इंटरनल कंट्रोल है। सो दोस्तों, जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं तो मेजरली हम लोग जिस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं वो होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कैसे हैं या कैसे नहीं है। तो पहले समझते हैं इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं। इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है जिससे एश्योर कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि उसके ऑब्जेक्टिव मीट होंगे, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होगी वो रिलायबल होगी, कंप्लायंस होंगे लॉज से, रेगुलेशन से, पॉलिसी से। इन ब्रॉड अगर हम समझना चाहें तो इंटरनल कंट्रोल वो सब चीज़ें हैं जिससे हम लोग एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अब पहले हम समझते हैं कि रिस्क क्या है, जो अगली स्लाइड पे है, और फिर हम वापस कंट्रोल के ऊपर आएंगे। सो दैट रिस्क इज प्रॉब्लम एंड देन कंट्रोल इज इट्स सॉल्यूशन। तो पहले रिस्क समझते हैं, फिर दोबारा से कंट्रोल को रिविजिट करेंगे। रिस्क सिंपल टर्म्स में है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। क्या क्या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या गलत हो सकता है। मान लीजिए प्रोक्योरमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या रिस्क है, आपने प्रोक्योरमेंट टू पे की जो पूरी साइकिल है उसमें क्या क्या रिस्क है कि आपने कोई सामान नहीं चाहिए था फिर भी खरीद लिया, जो सामान आपने खरीदा है वो महंगे रेट पे खरीद लिया है, इनकॉम्पिटेंट वेंडर से खरीद लिया, ऐसे इंसान से खरीद लिया जो दे ही नहीं पाएगा, वो टेक्निकली केपेबल ही नहीं है, इसीलिए उसकी क्वालिटी कम आ रही है। आपने मंगवाए थे 100, उसने भेजे 150, तो आपको जितना चाहिए था उससे ज़्यादा का उसने दे दिया और आपको वो चाहिए भी नहीं, फिर भी आप उसका पैसा दे रहे हैं। या उसने भेजा 100 और बिलिंग कर दी 120 की, तो आप वो 20 के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह के रिस्क इन्वॉल्व है। या एक ही बिल 2 बार भेज दिया और डुप्लीकेट पेमेंट हो गई। तो इस तरह के जो रिस्क हमारे हैं वो प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल के अंदर होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट में बेसिकली आपको अपना माइंड ओपन करके एक इन जनरल समझना है कि ओके, आप ये 6 काम करते हैं या 10 काम करते हैं, इनके अंदर क्या क्या गलत हो सकता है।
तो अनसर्टेनिटी भी है। रिस्क का मतलब अगर मान लीजिए हम लोग जो इंश्योरेंसेस लेते हैं वो किस लिए, अनसर्टेनिटी के लिए ही होता है। कल को किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर डेथ हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। हमारा जो प्लांट होता है, अगर फैक्ट्रीज़ हैं तो उनका फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस होता है। कल को वहाँ पर आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया। आपने वो मूवी भी देखी होगी ओ माई गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल की, उसमें एक्ट ऑफ गॉड था, तो उससे वो इंश्योर्ड नहीं होते। तो अगेन वो एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए आपने कंट्रोल्स इन प्लेस नहीं है, आपने उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन जो रिस्क की हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब अगेन ये डेफिनेशन को मैं कंप्लीट नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ अनसर्टेनिटी ही नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए अगर कोई फ्रॉड भी हो रहा है तो वो भी एक रिस्क है, या फिर आपका कोई फ्रॉड तो आपका इंटेंशनल हो गया, अनइंटेंशनली भी अगर कोई मिस्टेक कोई करता है तो अगेन वो अनसर्टेनिटी नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाएंगे, तो जो भी आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो वो जो वजह है दैट इज़ रिस्क। अब वापस आते हैं कंट्रोल पे। तो कंट्रोल क्या है? कोई भी एक ऐसा टास्क, कोई भी एक ऐसा मेजर जिससे आप उस रिस्क को, या तो आप उसको अवॉइड कर देंगे कि वो रिस्क हो ही ना, उनको कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। आप किसी रिस्क को होने से रोके। जैसे कि जो भी पेमेंट करेंगे तो 2 लोगों के उसके ऊपर साइन होने या अप्रूवल होना ज़रूरी है, सो दैट एक पर्सन के हाथ में ना हो कि वो पेमेंट कर पाए। अब यहाँ पर आपको पीछे कुछ सुना हुआ मिल रहा होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स भी जो हैं, हालांकि वो एग्जैक्टली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं था, तो ओवरलैप आपको कंसेप्ट में मिलेगा। तो इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं ये मेकर चेकर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, गवर्नेंस, तो इन कॉन्सेप्ट्स को मिला के इकट्ठा करके ही आपके इंटरनल कंट्रोल्स बनते हैं। आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ के अधरेंस को चेक करते हैं तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स बनते हैं। दूसरा डिटेक्टिव कंट्रोल, अगर मान लीजिए मैं डे एंड में अपनी जो सेल्स मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करी और मेरे पास जो कैश आया, दोनों को मैच करता हूँ, या जो भी मेरे पास पेमेंट आई बैंक में, कैश में, पेटीएम में, उनका टोटल चेक करता हूँ, तो वो मेरा एक इंटरनल कंट्रोल बन गया, एक रिकन्सिलिएशन का, जो मुझे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हमने बात करी कंट्रोल की, हमने बात करी रिस्क की। अगली बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो दोस्तों, किसी भी एक कंपनी में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रैक्टिस होती है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है, उसको हम प्रैक्टिस बोल देते हैं। जो डॉक्यूमेंटेड हो गया वो पॉलिसी हो गई। और पॉलिसी को जब हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बना देते हैं, जब हम बताते हैं कि ओके इस स्टेप के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखे होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। एसओपी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपके काम में एफिशिएंसी आए, आपकी यूनिफॉर्मिटी हो परफॉर्मेंस में, आप एक काम जो कर रहे हैं हर बार एक जैसा करें, ताकि एक कंटिन्यूटी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस घटें। क्योंकि जब एसओपी बनाते हैं तो हम हर एक पर्सन से इनपुट लेते हैं कि ओके ये पर्सन ये काम करेगा। एक राशि मैट्रिक्स होती है RACI, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस एक्टिविटी के लिए, A अकाउंटेबल है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही अकाउंटेबल हो। जनरली अगर मान लीजिए एक AM रिस्पॉन्सिबल है तो उसके मैनेजर अकाउंटेबल हो गए, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। देन C इज़ फॉर कंसल्टेड, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप किससे बात करेंगे। एंड इन्फॉर्म्ड, जिन लोगों को मान लीजिए अगर कोई रिकन्सिलिएशन की रिपोर्ट बनती है, कोई MIS बनती है, तो किस किस को वो जाती है, किस किस के साथ वो शेयर होती है, दैट इज़ इन्फॉर्म्ड। सो राशि मैट्रिक्स, इस तरह की चीज़ें, फ्लो चार्ट्स, एक ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से फ्लो करेगी, बॉक्सेस बना के आपको एक फ्लो बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट से ये पर्सन ये डॉक्यूमेंट सेंड करेगा, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पार्ट बनते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि किस पर्सन को क्या काम किस तरीके से करना है, सो दैट कन्फ्यूजन भी आप अवॉइड कर सके। तो अगर ये SOPs नहीं होती हैं तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि वहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं, यूनिफॉर्मिटी की एब्सेंस हो सकती है, तो आपको कुछ डिज़ाइन लेवल पे गैप्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन लोगों को करनी थी बट वो नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने डिज़ाइन लेवल पे गैप्स बोला, तो ये भी टर्म आगे आएगी, डिज़ाइन गैप क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली टर्म पे चलते हैं, इंटरनल ऑडिट। तो अब आपने ये सब जो टर्म्स सुनी, तो ये तो इंटरनल ऑडिट अगर कोई नहीं भी करे तो एक कंपनी में होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली चलाने के लिए। तो इंटरनल ऑडिट क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके करता है, अपना ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस देता है, सब्जेक्टिव नहीं देता, एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी भी देता है टू
जो डिज़ाइन की जाती है टू ऐड वैल्यू एंड टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो बता रहे हैं, मान लीजिए अगर एक कंपनी ने कहा कि मेरे आप ऑर्डर टू कैश में या रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में साइकिल में आप देखिए कि आप एश्योरेंस दीजिए कि ये ठीक है या नहीं है, तो हम उनकी सर्टेन ट्रांजेक्शन्स चेक करेंगे, सर्टेन प्रोसेस चेक करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, ऑडिट प्लान बनाएंगे और हम देखेंगे हमें ये चीज़ें देखनी है और अगर हमें वो सही लगेंगी तो हम अश्योरेंस देंगे, कमेंट देंगे, कंक्लूजन देंगे कि अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो वो बताएंगे। और क्योंकि हम एक आउटसाइडर्स व्यू लेके आते हैं उस प्रोसेस में, तो हम कंसल्टिंग भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रायर एक्सपीरियंस। अगर हमें लगता था कि किसी और एंटिटी में या किसी और फंक्शन में इस तरीके से ये काम होता है तो उसके बारे में हम अपने इनपुट्स दे सकते हैं। और इस सब का मकसद क्या है कि आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑपरेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करवाने में और उनको इम्प्रूव करवाने में। बेसिकली जो इंटरनल ऑडिट है वो हेल्प करेगा आपकी रिस्क मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, गवर्नेंस प्रोसेस में। अभी खूब हैवी वर्ड्स आ गए, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, गवर्नेंस। कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस अभी हम आगे कवर करेंगे। इंटरनल ऑडिट इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस दे सकता है। डेटा एनालिटिक्स करते हैं हम लोग, हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने डेटा एनालिटिक्स करके पता करा कि मेरा जो 90% प्रोक्योरमेंट है एक ही पर्सन से होता है या एक पर्टिकुलर पीरियड में आता है जिसकी वजह से कैश फ्लो में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप या फिर मैं बहुत ज़्यादा रिलायबल हूँ अपने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में वेंडर्स के ऊपर फॉर माई रॉ मटेरियल, तो इस तरह की चीज़ें आप डेटा एनालिटिक्स करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप उनको कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। फिर क्योंकि हम इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो इंटरनल ऑडिट एक वैल्यू देता है गवर्निंग बॉडीज़ को। गवर्निंग बॉडीज़ जैसे कि आपकी मैनेजमेंट की लीडरशिप टीम्स हो गई, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और उनको एक इंडिपेंडेंट एडवाइस का ऑब्जेक्टिव सोर्स मिलता है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने कुछ नया स्टार्ट किया है और उसके ऊपर एक व्यू चाहिए बोर्ड को कि ये हमने जो अभी नया स्टेप लिया है इज़ इट इफेक्टिव और नॉट, तो इंटरनल ऑडिट उसके ऊपर भी एक अच्छा इंडिपेंडेंट जो है वो कमेंट, कंक्लूजन या अपना रिस्पॉन्स बता सकता है कि हम लोगों को ये लगता है और ये नहीं लगता है। हमने पिछली स्लाइड में एक टर्म देखी थी, रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, इवेलुएट करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे रिस्क। अब इसको समझते हैं क्या है। हम लोग देखेंगे अभी जो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है आपका ऑपरेशनल लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम मैक्रो लेवल पे जो मेरे रिस्क हैं उनको इवेलुएट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो कल को अभी एक आरपू का टर्म होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो वो घटते जा रहा है। तो बेसिकली रेवेन्यू घट रहा है और आपकी कॉस्ट उतनी ही है, इन्फ्लेशन से भी कॉस्ट बढ़ रही है। 4G से आपका जो रिलायंस जियो आया तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, तो आपकी प्राइसिंग के ऊपर पावर घट गया, आपका रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग भी घटा। आरपू का एक रीज़न वो भी था। तो अब आपके पास प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा है, तो इस तरह के रिस्क है, इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगा, आपके मार्जिन हिट होंगे, आपका फंड का जो अभी करंट स्ट्रक्चर है, आपकी डेट बढ़ेगी तो आप उसको सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह के रिस्क आपके बढ़ रहे हैं। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनली भी क्या रिस्क हैं, एक्सटर्नली भी क्या रिस्क हैं, कंप्लायंस बेस्ड क्या रिस्क हैं, कॉम्पिटिशन बेस्ड क्या रिस्क हैं। फिर उनको इवेल्युएट करेंगे कि वो रिस्क कितने ज़्यादा मेरे लिए रेलिवेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने क्रिटिकल हैं। इसको इवेल्युएट करने के लिए आप सेकंड पैराग्राफ में 2 हाईलाइटेड टर्म्स देख रहे हैं, एक लाइक्लीहुड, एक इम्पैक्ट। तो इसका होने का कितना लाइक्लीहुड है, क्या बहुत रिमोट है या ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये होके ही रहेगा, या मॉडरेट है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इम्पैक्ट कितना होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन ही मेरी ख़त्म हो सकती है, या फिर वो इतना माइनर एक इवेंट है कि होके भी चला जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को जब आपस में दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे तो आप उसका ओवरऑल जो है इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि रिस्क मेरे लिए कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। फिर जो रिस्क मेरे लिए रेलेवेंट है या अभी छोटा है पर आगे जाके बड़ा हो सकता है, फिर मैं उन रिस्क को प्रायोरिटाइज़ करूँगा और फिर मैं अपने रिसोर्सेज लगाऊंगा, कंट्रोल लगाऊंगा, जिससे मैं ये कोशिश करूं कि ये जो रिस्क हैं इनको मैं मिनिमाइज़ कर सकूं। तो मैं अलग अलग सिचुएशंस इमेजिन करूंगा। मान लीजिए मेरा एक समुद्र किनारे फैक्ट्री है, तो मेरे लिए रिस्क है कि कल को वहाँ पर सुनामी आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, जैसे अभी ताउते आया था। तो उस तरह के रिस्क उस कंडीशन में मेरे पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं, क्या मैं BCP बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान और DRP डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, इस तरह की चीज़ें मेरे पास हैं
अपने सिस्टम में या नहीं है, क्या मेरी मैन पावर इस तरीके से ट्रेंड है कि कल को कुछ होता है ऐसा तो वो उससे टैकल कर पाएँ, या कल को कोई अर्थक्वेक आ गया तो उस सिचुएशन में इज़ एवरीवन अवेयर कि किसको कहाँ जाना है, या फैक्ट्री गिरती है तो उसका मेरे पास इंश्योरेंस है या नहीं है कल को। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मेरी रिस्क मैनेजमेंट में आपके मैक्रो रिस्क आते हैं और उनके मैक्रो रिस्पॉन्स आते हैं। और फिर एक तो मेरा रिस्क था जो ओवरऑल रिस्क था विदाउट एनी मिटिगेटिंग कंट्रोल यानी कि रिस्क को कम करने के लिए, हटाने के लिए जो मैंने कंट्रोल लगाया। फिर मेरा एक रेजिडुअल रिस्क बचता है जो रहेगा ही रहेगा इवन दो दोज कंट्रोल्स आर देयर। अगली एक टर्म इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर आप कंसल्टिंग में जाते हैं तो ये टर्म आपको ICFR बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया तो अपने साथ बहुत सारे तोहफे लेके आया। USA में बहुत सारे जब फ्रॉड्स हुए थे 2001 में, 1990s में, तो 2002 में एक सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट आया था, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस थे, कुछ बातें कही गई थी, उसी को उठा के अभी हम लोगों ने ICFR इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो टर्म वहाँ भी थी, एज इट इज़ उठा के अपने कंपनीज एक्ट में ले आए हैं, जो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एटलीस्ट जो मैं अपनी बुक्स में बातें कर रहा हूँ कि मेरे रिसीवेबल्स इतने हैं, पेबल्स इतने हैं, सेल्स इतनी हैं, उस तरीके की जो चीज़ें उनके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कंट्रोल्स किस तरीके के हैं, इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो IFRS के अकॉर्डेंस में आ जाए, इसके लिए ICFR है। इफेक्टिव ICFR जो है आपको एश्योरेंस दिलवाता है कि मेरे जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो पर्पसली गलत है या फिर बाय मिस्टेक गलत हो गया है। ICFR जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, आपके जो फ्रॉड का रिस्क है वो भी दिमाग में होना चाहिए, कंपनी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो ICFR का जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, RCM रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स, आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट, वो सब आप उसके अकॉर्डेंस में डॉक्यूमेंट करेंगे। अभी उन टर्म्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कंट्रोल्स जो हैं वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं टू एड्रेस द प्रोसेस, जिसके अंदर अकाउंटिंग जजमेंट्स होते हैं, जैसे आपके प्रोविजंस बन रहे हैं, और आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो भी इसके अंदर आ रहा है, मान लीजिए मैंने अभी एक एक्सपेंसेस के लिए, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए एक प्रोविज़न बनाया, तो प्रीवियसली मेरे हर महीने कितना बिल आता है या पिछले साल सेम पीरियड में कितना बिल आया था, उसके बेसिस पे जो भी जजमेंट ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल्स बनाए जाते हैं, या रिव्यू सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं ICFR के अंदर। देन IFC ICFR का ही एक बड़ा भाई है। ये टर्म्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिग फोर में आजकल इनके ऊपर टेस्टिंग का, IFC टेस्टिंग, ICFR टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। IFC में पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं अडॉप्टेड बाय कंपनी, वो आपको हेल्प करेंगे ये इंश्योर करने में कि कंपनी की पॉलिसीज़ का एडहेरेंस हो रहा है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि SOPs होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, जो ये इंश्योर करती हैं कि कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सही तरीके से चल रही हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके लिए हेल्प करती है हमारी सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। और फिर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो मैंने क्या बताया था कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। अब इसमें और ICFR में क्या फ़र्क है, ये बड़ा भाई कैसे है, जो हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, कुछ HR बेस्ड कंट्रोल्स हैं, पेरोल के कंट्रोल्स तो हमारे ICFR में आ जाते हैं, बट IFC के अंदर आपके अदर कंट्रोल्स जो हैं, ट्रेनिंग्स से रिलेटेड, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो कंट्रोल्स आपके IFC के अंदर आ जाएंगे। IFC जो है अंडर सेक्शन 134(5) लिस्टेड कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनीज़ का ऑडिट करने जाएंगे तो आपका जो सोच होगी वो IFC के हिसाब से होगी, और अगर आप इन जनरल किसी और कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो आप ICFR की बात करेंगे। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कंसर्न होता है आपका मेजरली ICFR के बारे में, जो की कंट्रोल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, जो अगर फेल होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेट हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो सकती है, जिससे आपकी वो जो पूरी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की, P&L की, कैश फ्लो की, उसके अंदर कुछ गलती हो सकती है, आपको कुछ का कुछ और मीनिंग मिल सकता है। तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का फोकस रहता है, वो इंटरनल ऑडिटर का या फिर एक थर्ड पार्टी एजेंसी का कमेंट मांगते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने क्या चेक किया और उनके कमेंट्स क्या हैं, ICFR के अंदर क्या क्या कमियां हैं या IFC के अंदर क्या क्या कमियां हैं फॉर लिस्टेड कंपनीज। देन आ गया हमारा SOX, जो इनका माता पिता है, IFC ICFR का, ये यहाँ से निकल के आया।
यूएस में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए थे, उनको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार एक ये लॉ लेके आई थी। बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज़ में भी लगते हैं, बट मेजरली ये लिस्टेड कंपनीज़ पे लगता है। बट अगर आपने विलफुली डिस्ट्रक्ट कर दिए कोई एविडेंस जो एक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ हो रहे थे, तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी पे भी लगते हैं। अब कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है कोसो का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये 1992 में बना था, जो अब बताता है कि आपको अपने इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से इस्टेब्लिश करने हैं। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया जब आपका 2002 में सॉक्स आ गया। और ये कोसो फ्रेमवर्क 2013 में, क्योंकि आईटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे और भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो इसको अपडेट कर दिया गया 2013 फ्रेमवर्क में। तो अभी हम 2013 फ्रेमवर्क ही पढ़ रहे हैं। कोसो क्या है? यूएस की 5 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो मिली एक ट्रेडवे कमीशन के अंडर कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन बने और उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया। इस फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने 5 कंपोनेंट बताए। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपके पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके अंदर बोर्ड का ओवरसाइट हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, आप अच्छे लोगों को हायर करें, मेंटेन करें, आप इंटेग्रिटी, एथिक्स कम्युनिकेट करें। देन आप रिस्क असेसमेंट करें, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हो सकता है, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। रिस्क की जो डेफिनेशन है वो आप मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे आप देखें, आप समझें, और उसके बेस पे कंट्रोल एक्टिविटी, आप रिस्क के लिए रिस्पॉन्स अपना डेवलप करें। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आप इसको कम्युनिकेट करें, आपके जो आईटी है उस स्ट्रक्चर को, उस फ्रेमवर्क को भी समझें, किस तरीके से वो इसको टैकल कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी। जैसे कि मेरे सिस्टम बेस्ड बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, मेरा कंप्यूटर जो है, मेरा SAP या कोई और ERP है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करने ही नहीं देता, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है या कुछ फ्लोज ऑटोमेटिक कर देता है। तो अगर मैंने लीव अप्लाई की है तो मेरा मैनेजर उस लीव को अप्लाई करेंगे, देन ओनली वो सिस्टम के अंदर जाएगी। तो एक कुछ सिस्टम के फ्लोज बनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। कुछ मेरे कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम बेस्ड ही होते हैं, जिस तरीके से अगर आप मान लीजिए एक PO को बुक कर रहे हैं, आप इनवॉइस बुक कर रहे हैं, तो PO की क्वांटिटी जो है वो आपकी जो PR निकला था, परचेज रिक्विजिशन निकला था, जब मैंने कहा था इतनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। गुड्स रिसीट जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी PO से ज़्यादा ना हो। तो मैंने अगर मान लीजिए 100 मंगवाया था तो 120 मैं अपने पास अपने वेयर हाउस में ना रख लूँ, और बुकिंग जो है इनवॉइस की वो गुड्स रिसीट से ज़्यादा ना हो। मान लीजिए गुड्स रिसीट अगर 90 ही हुए हैं तो मेरी जो इनवॉइस है वो 90 का ही बुक हो, 90 से ऊपर ना हो। तो इस तरह के जो सिस्टम बेस्ड कंट्रोल है वो भी मुझे ERP ऑफर देता है, करता है। एंड देन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, मैं पीरियोडिकली देखूँ कि मैंने जो कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाया है, जो एनवायरनमेंट है, वो ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और फिर मैं उसको कम्युनिकेट भी ठीक से कर रहा हूँ, बोर्ड के पास जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है। इसके अलावा भी हमारे कुछ कंट्रोल्स होते हैं वो एंटिटी के ऊपर होते हैं, कुछ मेरे प्रोसेस के ऊपर होते हैं, एंड देन ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं, एंड देन कंप्लायंस। तो ये एक 3 मेजर हेड्स हैं। एंटिटी में मेजरली हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में जिन कंट्रोल्स की बात की जाती है वो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं। देन ऑपरेशंस में हम फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके बेसिकली मीट हो जाए। एंड देन कंप्लायंस की बात करते हैं, जो हमारा कोई भी नॉन कंप्लायंस किसी लॉ से ना हो। इसका एक कोसो क्यूब आता है, आप कोसो क्यूब पढ़ सकते हैं। हर एक कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उन प्रिंसिपल्स को पढ़ सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा इस फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। देन कोसो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम एक रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। ये जो 2 टर्म्स हम पीछे पढ़ के आए हैं कि व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग फॉर, अभी हमने रिस्क असेसमेंट किया। मान लीजिए अगर मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा है बट मैं कैश में सेल करता हूँ, तो मेरा रिसीवेबल का जो प्रोसेस है अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, जो AR का प्रोसेस है, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अगर मेरी कैश सेल होती है तो मैं कैश बेस्ड कंट्रोल्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, या फिर मेरी जो सेल्स के ऊपर कंट्रोल है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आपको रिस्क असेसमेंट करना है, फिर उसके बाद आपको देखना है जो एरियाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके अंदर मैं कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करूँगा, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। उसके अगेंस्ट कंट्रोल क्या क्या बना सकते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो प्रोक्योरमेंट करना है वो ठीक प्राइस पे करना है, तो रिस्क क्या हो सकता है, महंगा मिल सकता है। एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे क्वालिटी अच्छी लेनी है, ऑब्जेक्टिव मीट होने चाहिए, जो मेरा बेसिक पर्पस था उस प्रोक्योरमेंट के लिए वो मीट होना चाहिए। तो आपका दूसरा रिस्क हो सकता है कि मैंने अच्छे से इवेल्युएट नहीं किया कि वो वेंडर इस लायक भी है या नहीं है कि मुझे सर्विस दे पाए। एंड देन कंट्रोल्स फिर हम लगाते हैं कि मैं महंगा ना खरीदूँ, तो इसके लिए मल्टीपल वेंडर से कोटेशंस मंगवाऊंगा, उनके प्राइस को कंपेयर करूंगा, उनका
टेक्निकल जो बैकग्राउंड है उसको असेस करूँगा कि इन लोगों ने पहले क्या काम किया है, कैसा काम किया है। तो मेरे रिस्क होते हैं एंड देन मैं कंट्रोल्स डिवाइस करता हूँ। और ये एचआर के लिए भी होता है और भी मल्टीपल प्रोसेस के लिए, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के लिए, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयरली किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, सीएफओ लेवल पे कैसे रिव्यू होता है, उससे पहले कैसे रिव्यू होता है, क्या क्या ट्रायल बैलेंस का कैसे रिव्यू होता है, या फिर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स का रिव्यू किस तरीके से होता है, मैनुअल जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर क्या कंट्रोल है, क्योंकि मैनुअल जर्नल एंट्रीज आपकी जनरल लेजर जो होता है उस लेवल पे डायरेक्टली लगती है। तो वो ट्रांजैक्शन में जो भी आपके कंट्रोल्स हैं उनको एकदम से मैं बाईपास कर रहा हूँ, मैं सीधा एक अमाउंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर किस तरीके के कंट्रोल्स हैं। तो आपका जो रैकम भी बोलते हैं इसको कई लोग, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स को, तो ये एक आपकी रिपोजिटरी है जो रिस्क की है, जो आपको बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को क्या क्या थ्रेट हैं और कंट्रोल्स क्या क्या हैं उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैं RACM रैकम की बात कर रहा हूँ, ये एंटरप्राइज लेवल के जो रिस्क थे जो हमने पीछे पढ़े थे, जिसके लिए भी एक कोसो का फ्रेमवर्क है, ERM फ्रेमवर्क, वो अलग है। वो मैक्रो रिस्क है, ये मेरे ऑपरेशनल रिस्क है, तो ये रिस्क अलग है, इनके लिए हम RACM बनाते हैं। और रैकम जो है वो एक स्नैपशॉट देता है कि मेरे ये रिस्क हैं, ये मेरे फॉर्मुलाइज उनके अगेंस्ट एक्शंस हैं। डिटेल्स क्या क्या आ सकती हैं RCM के अंदर, आपके सब प्रोसेस का नाम, जैसे P2P प्रोक्योरमेंट टू पे जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है आमतौर पे प्रोसेस, वो एक प्रोसेस हो गया। उसके अंदर सब प्रोसेस क्या होंगे, आपके रिक्विजिशनिंग, मैंने सामान मंगवाया, फिर देन आपका ऑर्डरिंग, बेसिकली एक वेंडर इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, वेंडर क्रिएशन का प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस है, गुड्स रिसीट का प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस हो गए मेरे, प्रोसेस प्रोक्योरमेंट टू पे और बाकी सब प्रोसेस हो गए। देन मेरा रिस्क का डिस्क्रिप्शन, रिस्क है क्या, रिस्क मेरा ये फ्रॉड रिस्क है या नहीं है, कंट्रोल्स मेरे कैसे हैं, ये मैनुअल कंट्रोल है या ऑटोमेटेड कंट्रोल है, सिस्टम बेस्ड कंट्रोल है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हर महीने लगता है, डेली ट्रांजैक्शन होती है तो डेली कंट्रोल है, एनुअल कंट्रोल है, किस तरीके का कंट्रोल है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव कंट्रोल है, ये सब मैं रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स के अंदर लिख के रखता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो ये जो रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स है मेरी प्रैक्टिस से, SOP से भी काफ़ी हद तक डिराइव होते हैं। अब कुछ और टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी कंट्रोल्स मैंने ड्यूरिंग द वीडियो ऑल्सो कवर किए हैं, जैसे आपके मैनेजमेंट रिव्यू कंट्रोल्स। सो MRC क्या कहता है, आपने कई बार देखा होगा कि एक पर्सन ने मेकर चेकर के लिए, SOD के लिए जनरली एक पर्सन सिंपली साइन कर देता है, या रिकन्सिलिएशन बनाई एक पर्सन ने और दूसरे पर्सन ने सिंपली उसके ऊपर साइन कर दिया। बट MRC कहता है कि आपको ये एविडेंस मिलना चाहिए कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन ने उस चीज़ को चेक किया है, रिव्यू के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं। अब मान लीजिए एक मेरा ब्रॉड एंटिटी लेवल कंट्रोल है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो CFO रिव्यू करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करते हैं। बट MRC क्या कहता है कि एविडेंस सिर्फ ये ना हो कि आपको अगर एक दे दिया, मीटिंग इनवाइट दे दिया जिसके अंदर CFO इनवाइटेड थे, जिसके अंदर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स इनवाइटेड थे, CEO इनवाइटेड थे, कि हमने ये देखिए ये मिनट है, ये मिनट नहीं है, ये मीटिंग का इन्वाइट है, इसमें ये सब लोग आए हुए थे तो ये रिव्यू हो गया। नहीं, अब हमें उसके मिनट्स चाहिए, हमें देखना है कि उन लोगों के क्या कमेंट्स आए थे, उसके बाद आपके क्या एक्शंस आए, सो दैट हम ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये SOC से बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी। तो हमारी जो प्रोविजंस बनते हैं, हमारे जो जजमेंट्स होते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो फिगर्स आ रही हैं वो किसी डेटा के ऊपर, किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे क्या कंट्रोल है जिससे हम वैलिडेट करते हैं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन एंटिटी दे रही है वो करेक्ट है, कंप्लीट है, टाइमली है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मार्च तक का डेटा चाहिए था और ये 15 मार्च तक का आया हो, 31 मार्च तक का, इसमें बीच के 15 दिन का डेटा ही ना आया हो, बीच के किसी पीरियड का डेटा ना आया हो। तो इस तरह के कंट्रोल्स में IPE के ऊपर चेक करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मेरी ठीक है या नहीं है। इसमें कुछ सिस्टम ड्रिवन कंट्रोल्स भी होते हैं जो एक IT स्पेशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से रहते हैं। देन टॉप डाउन रिस्क असेसमेंट, जनरली क्या होता है, अगर आप देखेंगे एक छोटे सेटअप में तो हम प्रोसेस लेवल पे पहले देखते हैं कि अच्छा ये 6 काम होते हैं, इनके अंदर ये गलत हो सकता है तो इसके लिए कंट्रोल क्या है। बट टॉप डाउन रिस्क असेसमेंट क्या कहता है कि आप देखिए कि आपके लिए मटीरियल क्या है। मटीरियल बहुत तरीके से हो सकता है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस लेवल पे अगर वैल्यू ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो वो हो सकता है। कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं पर फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए हार्ड कैश में बहुत ज़्यादा डीलिंग होती है, कोई कैश काउंटर्स हैं आपके रिटेल में जैसे स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर मेरा
जो कंट्रोल्स हैं वो क्वालिटेटिव हो गया कि फ्रॉड रिस्क वहाँ पर ज़्यादा है, या फिर कहीं पर कोई ऐसी कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं जहाँ पर आमतौर पे करप्शन ज़्यादा है, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गए। तो वो टॉप डाउन रिस्क असेसमेंट में मैं देखता हूँ, वेटेज देता हूँ कि ये रिस्क की इतने वेटेज है, एक स्कोर कार्ड बनाता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे इन एरियाज़ पे फोकस करना है। देन उन एरियाज़ में मैं देखता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। जो कोसो फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बेसिस पे मैं अपने रिस्क रिस्पॉन्स डेवलप करता हूँ। तो टॉप डाउन रिस्क असेसमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है जो हमें एनुअली तो करना ही चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, और कंटिन्यूसली भी करना चाहिए। हमने बात की थी प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, मैनुअल, ऑटोमेटेड। मटीरियलिटी के बारे में भी हमने बात करी है। डिज़ाइन डेफिशिएंसी, आपका कोई प्रोसेस ही ऐसा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर या आपके प्रोसेस के अंदर कोई एक की कमी है बेसिकली, तो वो डिज़ाइन डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जिसके अंदर कहीं पर मेकर चेकर ही नहीं है, या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ही नहीं है, या फिर मान लीजिए आपकी प्रोक्योरमेंट कमेटी में एक ऐसा पर्सन है, जब हम प्रोक्योरमेंट करने जाते हैं तो उस पर्सन के रिलेटिव्स जो हैं उनकी कंपनी से ही प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो अब मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। वो हमेशा पर्सन हो सकता है ना भी चाहे, बट दिखने में बाय अपीयरेंस ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो पर्सन अगर डिसीजन ले कि सामने वाले से प्रोक्योरमेंट करे या ना करे। तो ये डिज़ाइन डेफिशिएंसीज ही होती हैं इस तरह के कंट्रोल्स का ना होना। सिस्टम डेफिशिएंसी क्या होती है कि आपका अगर कंप्यूटर नहीं, आपका जो ERP है या आपके टूल्स हैं या आपके सिस्टम है, कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए मैंने बुक्स आज फाइनलाइज कर दी, कल को अगर कोई थर्ड पर्सन जाके विदाउट एक्सेस के ऊपर अगर कंट्रोल्स नहीं है, एक पर्सन ने ID खोली अपनी और प्रोविज़न में एक मैनुअल जर्नल एंट्री डाल दी और उसके अमाउंट चेंज कर दी, तो सिस्टम बेस्ड क्या कंट्रोल है कि एक टाइम के बाद बुक्स क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। या फिर जब तक पार्क एंड पोस्ट का कंसेप्ट होता है कि मैंने एक ट्रांजैक्शन पार्क कर दी, जब एक मेरा जो रिव्यूअर है उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर पोस्ट करेगा, देन ओनली वो फाइनेंशियल सिस्टम में दिखेगी। और जितनी भी पेंडिंग फॉर पोस्टिंग है एंट्रीज, उनका एक मंथली रिव्यू होगा कि ये पोस्ट क्यों नहीं हुई है। या फिर 3-वे मैच में मेरा PO, मेरा GRN और मेरा इनवॉइस मैच नहीं हुआ है, तो उनकी डेफिशिएंसी एक जगह रखी हुई है और मैं हर हफ्ते या हर महीने उनको चेक कर रहा हूँ कि ये क्यों मैच नहीं हुई है, और फिर उनको फिर मैनुअली पास कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे क्या क्या कंट्रोल्स हैं वो मैनुअली पास करने के लिए। टेस्ट ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, हमारा जब एक RCM बन जाता है, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बन जाता है, तो हम जो कंट्रोल्स हैं वो डिज़ाइन लेवल पे भी ठीक है या नहीं है, या उनमें कोई कमी तो नहीं है, ये चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिज़ाइन में। देन फिर हम करते हैं टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो टेस्ट ऑफ डिज़ाइन में हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, हर टाइप की एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं समझने के लिए कि ये सिचुएशन होगी तो कैसा रिस्पॉन्स होगा। इसमें हम वॉक थ्रूज करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, हम सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स भी देखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन एंड टू एंड किस तरीके से कंप्यूटर में भी फ्लो कर रही है, सिस्टम में भी फ्लो कर रही है। देन टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं कि पूरे साल वो जो हमने एक कंट्रोल बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए हम कुछ एक सैम्पल ट्रांजैक्शंस लेते हैं। ICFR की गाइडलाइंस हैं, ICI की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो बताते हैं कि आपका सैम्पल साइज़ कैसा होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन डेली हो रही है, एक दिन में मल्टीपल टाइम्स हो रही है, फ्रीक्वेंसी या रिस्क उसका हाई है या लो है, तो हमें कितने सैंपल लेने हैं वो उस गाइडलाइंस के अंदर है, गाइडेंस नोट के अंदर है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं वो सैंपल लेता हूँ और जो कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ है कि बॉस ये काम ये पर्सन करेगा, वो मैं चेक करता हूँ। प्रोसेस नैरेटिव फ्लो चार्ट मेरे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं SOPs के साथ, जो मुझे समझाने में हेल्प करते हैं कि कौन पर्सन क्या कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। देन सैम्पलिंग, जब मैं वो टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए कुछ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सैम्पलिंग करता हूँ। रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं कई बार, बट एक इन्फॉर्म्ड सैम्पलिंग होती है। आपने पूरा एक डेटा एनालिटिक्स किया पूरी पॉपुलेशन का, आपने देखा कि इस पर्टिकुलर पीरियड में प्रोक्योरमेंट ज़्यादा है, या इस वेंडर से ज़्यादा है, या इस वेंडर से अर्जेंट प्रोक्योरमेंट ज़्यादा है, तो आप इस तरह की चीज़ों से कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और उनके ऊपर फोकस करने के लिए उनकी सैम्पलिंग लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जो मुझे लगी कि क्रिटिकल हो सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टर्म है जो आप जानना चाहते हैं, मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। मुझे आप कमेंट्स में बताइए। हमेशा की तरह मैं अपना फ़ोन नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, और हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में कि किस तरीके से मेरा जो एक प्रोक्योरमेंट फंक्शन है, जैसा हम लोगों ने इंटरव्यू वाली वीडियो में बात की थी, कि अब हम हर एक प्रोसेस वाइज भी उठाएंगे और प्रोसेस के अंदर रिस्क देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे, इंटरनल ऑडिट में किस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है,
वो देखेंगे। तो एक एक प्रोसेस करके उठाएंगे। तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर प्रोसेस जो इंटरनल ऑडिट में चलता है, प्रोक्योरमेंट, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, एक लेमैन को भी बहुत जल्दी समझ में आते हैं। तो हम पहले एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस उठाएंगे, उसके बारे में समझेंगे अगली वीडियो में, एंड फिर धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि हर एक प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करें, हर एक तरह के रिस्क आपके साथ डिस्कस करें, सो दैट आपका भी एक जो डेटाबेस है, आपकी रिपोजिटरी जो है नॉलेज की, वो ग्रेजुअली बढ़े। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई इनपुट्स हैं, तो ज़रूर हमें बताइए। आगे से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि उनको इनकॉर्पोरेट करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हेजिटेट मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो भी बताइए, सो दैट हम उसे इम्प्रूव कर सकें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।